नमस्कार, मैं संतोष नादरगे पुणे महाराष्ट्र से। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ए नागराज जी का जीवन परिचय। अभी हम 4th पार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे हम जानेंगे गुरु मिलन। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव में परंपरा थी कि जब भी कोई बालक युवा होने की घोषणा करता तो उसे गांव के बाहर के मंदिर में रखा हुआ पत्थर उठाना होता था। उसके बाद ही वह किसी डूबते को यानी अग्नि में जलते हुए को बचाने की अरे क्या है ये, नया पढ़ने को मिल रहा है। उसके बाद ही वह किसी डूबते को या अग्नि में जलते हुए को बचाने के योग्य माना जाता था। तो इसका मतलब यह है कि उसकी शक्ति की परीक्षा लेते थे। बड़ा पत्थर उठाओ तो आप किसी डूबते हुए को बचा सकते हो, या तो कोई अग्नि में जल रहा तो उसे बचा सकते हो। तो आप हो गए युवा। यह थी उनके गांव की युवा हो गया है यह प्रमाणित करने की परंपरा। चलो, ज़्यादातर लोग उस पत्थर को 18 वर्ष होने के बाद में उठाते थे, परंतु किशोर नागराज ने उसे 16 वर्ष की आयु पार करते ही उठा लिया और युवा घोषित हो गए। परंतु इस बात से पिता को अधिक खुशी नहीं हुई। वह उनके श्रम से तो खुश रहते थे, पर उनके क्रियाकलापों व विचारों से ज़्यादातर नाखुश ही रहते थे। जबकि माताजी उनके विचारों से भी व सेवा से भी बहुत खुश रहती थी। पिताजी ने कई कोणों से स्थिति का जायजा लिया कि इसने स्कूल में पढ़ाई भी नहीं की और वेदों में भी विशेष निष्ठा नहीं दिखती। वेद वाक्यों में शंका ही बताते रहता है। परंपरागत रीति रिवाजों का पालन करने में भी कोई विशेष रुचि नहीं लेता है। बहुत सोचने समझने के बाद उन्होंने युवा नागराज को सुधार हेतु उस समय के श्री श्रृंगेरी के शंकराचार्य श्री चंद्रशेखर भारती जी परिवार जिन्हें गुरुजी मानता रहता था उनसे मिलवाने का इन्होंने निर्णय लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये उनके जरा लक्षण सीधे इनको दिख नहीं रहे थे। चलो, तो आगे क्या होता है। युवा नागराज गुरुजी से जब पहली बार मिले तो बहुत रोना आया। क्यों रोना आया ना भाई? गुरुजी उस समय लगभग 42 वर्ष के रहे होंगे। पिताजी ने युवा नागराज का सर पकड़कर गुरुजी के चरणों में पटक दिया और बोले, यह वेदांत और रीति रिवाज को मानता नहीं, बस कुतर्क करता रहता है। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई विशेष बात नहीं थी, परंतु युवा नागराज के आत्मसम्मान को चोट पहुंची और बस रोना आया और रो दिए। घर आकर भी रोते रहे, फिर बीमार हो गए। आंत का बुखार हो गया जो लगभग 42 दिन तक चला। माताजी ने उपचार किए और खूब सेवा की, जिससे ठीक हो गए। बुखार उन्हें जिंदगी में एक नया मोड़ देकर चला गया। यह युवा नागराज भी नहीं जानते थे। ठीक होने के कुछ दिन बाद ही युवा नागराज ने अपने में कई परिवर्तन महसूस किए। उन्हें लगा कि वेद पाठ सही से होने लगा, श्लोक याद होने लगे और श्लोक समझ भी आने लगे थे। उन्हें श्लोकों के अर्थ का अनुमान होने लगा तथा अर्थ प्रतीत होने लगा। इससे अब नई अड़चन शुरू हुई। श्लोकों के अंतर विरोध भी दिखने लगे।
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और ब्रह्म से ही जगत की उन्नति एवं ब्रह्म ही बंधन व मोक्ष का कारण होना की बात से युवा नागराज परेशान होने लगे। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म मतलब अपना आत्मस्वरूप जो पूरा सच है, और जगत मिथ्या मतलब जग में जो हम भौतिकता में अटके रहते हैं उसमें कितना भी आप सुखी होने की कामना कर लो उससे होगे ही नहीं, वह मिथ्या है। और अपने स्वरूप में जाना यही सत्य है, आप ही ब्रह्म हो। यह है पहला वाक्य, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और दूसरा वाक्य क्या है, ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति। ये दोनों वाक्य अलग अलग है ऐसा उनको लगा, इसलिए ठीक है, ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई है। अभी उत्पत्ति कैसे हो गई ये तो हमें पता नहीं, ये पास्ट की बात है, ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति। ब्रह्म से जगत की एक्सटर्नल वर्ल्ड की उत्पत्ति हो गई होंगी। ब्रह्म ही बंधन व मोक्ष का कारण होना, ब्रह्म ही बंधन व मोक्ष का कारण होना। ब्रह्म बंधन का कारण कैसे हो सकता है, मोक्ष का कैसे हो सकता है, ये तो पता नहीं भाई। की बात से युवा नागराज परेशान होने लगे। ठीक है, इस बात से प्रेरणा लेकर हम भी वेद उपनिषद को पढ़ेंगे और समझेंगे। आपके सवालों का जवाब हम देंगे, नहीं दे सके तो आपके जवाब हम सुनेंगे। सबसे प्रश्न करने लगे कि ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण कैसे। परिवार वाले इसे वितंडावाद कहने लगे और वह भी परेशान होने लगे। परिवार ने श्रेष्ठतम वैदिक परंपरा का, ऐसा भी हो सकता है क्या अंग्रेजों ने ये वेद उपनिषद में कुछ गलत चेंजेस किए होंगे और वही वेद की प्रत आपके पास आ गए होंगे। परिवार ने श्रेष्ठतम वैदिक परंपरा का सम्मान प्राप्त किया हुआ था। युवा नागराज जानते थे कि परिवार के सम्मान के आधार पर ही गांव के बुजुर्ग भी उनका सम्मान करते थे। वह यह भी जिम्मेदारी समझते थे कि परिवार ने जो सम्मान और प्रतिष्ठा बनाया था उसे बर्बाद करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था, परंतु अपने प्रश्नों व जिज्ञासाओं के उत्तर पाने की तीव्र उत्कंठा थी। इसी असमंजस की मानसिकता व श्रम सेवा, वेद अध्ययन एवं उपासना वाली दिनचर्या में समय बीत रहा था। इस बीच बड़े भाई अनंत नारायण शर्मा की शादी हो गई और उन्होंने अपने 3 सालों के साथ मिलकर सयाजीराव रोड, मैसूर में सिलाई का एक कारखाना स्थापित कर दिया था। युवा नागराज ने भी वहाँ 2 वर्ष रहकर सिलाई सीख ली थी। चलो, तो हमारा आज का चौथा पार्ट खत्म होता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे उनके ए नागराज जी के विवाह के बारे में। साइनिंग आउट, संतोष नादरगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।